रवि, इसे अभी ऑफिस से बाहर निकालो। जी मैम। बाहर निकालने से पहले एक बार अपने नए सीईओ का नाम जरूर पूछ लेना। तुम सीईओ? तुम जैसे लोगों को इस ऑफिस के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, आज मुझे मेरे कपड़ों से मत पहचानिए। सर, हेड ऑफिस से खबर आई है, नए सीईओ ऑफिस पहुंच चुके हैं। अब शायद मेरी पहचान बताने का समय आ गया है। यहाँ नौकरी करने आए हो या किसी के सामने हाथ फैलाने? पहले अपने कपड़े देखो, फिर इस बड़े ऑफिस में आने का सपना देखना। कपड़े मेरे पुराने जरूर हैं, लेकिन मेरी पहचान पुरानी नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। ये नया तमाशा क्या है? नौकरी मांगने वालों की लाइन बाहर लगी है। मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। तुम्हें देख के तो साफ लगता है कि तुम गलत जगह आ गए हो। जगह बिल्कुल सही है, बस लोगों को पहचानने में गलती हो रही है। तुम्हारा नाम क्या है? कबीर। सिर्फ नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। इसे बाहर भेजो। किसी की इज्जत छीनना आसान होता है, लेकिन उसे वापस करना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसे लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं। सपनों से ज्यादा हौसले बड़े होने चाहिए। खबर मिली है, कंपनी में बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। तुम आखिर देख क्या रहे हो? बस कुछ पुरानी यादें देख रहा हूँ। तुम्हें बाहर भेजा जा रहा है और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। हर मुस्कान की वजह बताई नहीं जाती। पापा, ये लड़का बिना बुलावे के ऑफिस में घुसा है और काफी देर से सबका समय खराब कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? पापा, नाम पूछकर समय खराब मत कीजिए। रवि को कहिए इसे बाहर छोड़ाए। हर फैसला लेने से पहले सच जानना जरूरी है। तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? उसी इंसान से मिलने आया हूं जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। मैम, खबर आई है कि कंपनी के नए सीईओ ऑफिस पहुंच चुके हैं। पापा, हेड ऑफिस से खबर आई है, नए सीईओ बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। जी, समझ गया। हम तुरंत स्वागत की तैयारी करते हैं। जल्दी से फूलों का बुके मंगाइए। नए सीईओ पर पहली छाप अच्छी पड़नी चाहिए। पापा, नए सीईओ का स्वागत मैं खुद करूंगी। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? आपने मुझे जाने का मौका ही कहां दिया। लेकिन बाहर जाने वाला रास्ता तो खाली है। सर, अचानक पूरा सिस्टम बंद हो गया है। ये सब अचानक कैसे हो गया? पापा, ये फाइल आखिर किसके लिए रखी गई है? जिस इंसान के लिए ये रखी गई है, आज इसी ऑफिस में सबसे ज्यादा अपमान उसी का हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। आखिरकार वो खुद सामने आ जाता है। पापा, आप इसके कपड़े देखिए, इसका बैग देखिए, ये किसी बड़े आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। नैना, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय नहीं होती। अगर नया सीईओ सच में ऑफिस में पहुंच चुका है, तो वो आखिर है कहां? उनकी बात सुनकर कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल था कि अगर कंपनी का नया सीईओ सच में इसी बिल्डिंग में पहुंच चुका है, तो आखिर वह कहां है? राजेश ने भी इसी उलझन में पूछा, अगर नया सीईओ सच में ऑफिस में पहुंच चुका है, तो वो आखिर कहां है? तभी एक कर्मचारी ने संकोच से बताया, सर, हेड ऑफिस ने साफ कहा है कि नए सीईओ बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं। उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लाया जाए। कि हेड ऑफिस ने साफ कहा है कि नया सीईओ बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। ये सुनते ही राजेश ने बिना देर किए आदेश दिया, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लाया जाए। राजेश के आदेश के बाद कर्मचारी एक दूसरे का चेहरे देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुको, उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत मत करना। हिम्मत है या हक का फैसला भी हो जाएगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें घसीटकर बाहर फेंक देगी। किसी का रास्ता रोक देने से उसकी मंजिल नहीं बदलती। कोई भी कबीर को हाथ नहीं लगाएगा। अब अगला वार मेरी पहचान पर नहीं, मेरे सबूत पर होगा। अगर कबीर के पास सबूत है तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो उसकी डायरी गायब करनी होगी। डायरी नहीं मिलेगी तो उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे आसानी से फंसा देंगे। कुछ ही मिनटों में पूरा मामला खत्म हो जाना चाहिए। कबीर, वो डायरी हमें दे दो, हमें उसकी जांच करनी है।
दूसरों की चीज छूने से पहले इजाजत लेना सीखिए। मेरा हाथ छोड़ो अभी। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, डायरी हमें देनी ही पड़ेगी। मेरी चीज छीनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें जवाब भी मिलेगा। अगर कंपनी का असली रिकॉर्ड सामने आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। किसी भी तरह सिस्टम बदलना होगा, असली जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। हेड ऑफिस से ये सीलबंद फाइल आई है, इसे बोर्ड के सामने ही खोला जाएगा। मैं इसे अभी देख सकती हूँ? माफ कीजिए मैडम, इसे खोलने का अधिकार सिर्फ बोर्ड के सामने है। अगर ये रिकॉर्ड खुल गया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सिस्टम में बदलाव करना होगा। सिस्टम में फिर से गड़बड़ी हो गई है। सब लोग जल्दी करो, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज की बैठक में कंपनी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच सामने आएगा। हेड ऑफिस का साफ आदेश है कि आज के बाद कोई भी सच्चाई छिपाई नहीं जाएगी। सर, सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। किसी ने सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। कबीर, क्या तुमने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है? नहीं, मैंने सिस्टम को हाथ तक नहीं लगाया। तो फिर तुम्हें सिस्टम और कंपनी के रिकॉर्ड के बारे में इतनी बातें कैसे पता हैं? सीखने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। लेकिन साधारण कपड़ों में आए इतने जरूरी सिस्टम और रिकॉर्ड्स के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? सभी लोग अपनी जगह संभाल लें, बैठक शुरू होने वाली है। अब इस फाइल को खोला जाए। बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी थी और कमरे में बैठे हर इंसान की नजर उस सीलबंद फाइल पर टिकी हुई थी। राजेश को उम्मीद भी थी कि फाइल खुलते ही कंपनी से जुड़े कई सवाल के जवाब सामने आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही फाइल खोलने की तैयारी हुई, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। एक अधिकारी ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर सभी समझ गए कि मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा था, असल में उतना आसान नहीं है। अधिकारी ने बताया कि फाइल खोलने से पहले उसके पास कोर्ट का आदेश है। यह सुनते ही नैना और बाकी कर्मचारी हैरान रह गए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कंपनी के साथ आखिर क्या हुआ, बल्कि यह भी था कि कानून इस मामले में किसके खिलाफ आगे बढ़ चुका है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी के पास एक सवाल का जवाब नहीं था। अधिकारी ने साफ कर दिया कि जिस इंसान के खिलाफ ये आदेश है, उसका नाम सामने आते ही सबको समझ आ जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। राजेश भी अब पहले से ज्यादा चिंतित हो चुके थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कंपनी के अंदर हुई गड़बड़ी अब सिर्फ एक अंदरूनी जांच का मामला नहीं रहा, अब इसमें कानून भी शामिल हो चुका है। तो अब मामला सिर्फ कंपनी की जांच तक सीमित नहीं रहा? नहीं सर, अब इसमें कानून भी जुड़ चुका है। कंपनी के एक एक पैसे का रिकॉर्ड मौजूद है। जिस खाते में कंपनी का पैसा गया है, वो खाता कंपनी का था ही नहीं। तो फिर कंपनी का पैसा किसी दूसरे खाते में किसने भेजा? यही सवाल अब सबसे बड़ा है। और उसके पीछे कौन था? उसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन असली सच अभी बाकी है। कबीर को कंपनी के पैसों और खातों की इतनी सही जानकारी आखिर कैसे है? नैना, अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। पापा, आप ऐसा क्या कहने वाले हैं? जिस लड़के को तुम लगातार गरीब समझकर अपमानित करती रही हो, वही इस कंपनी का नया सीईओ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच है नैना, कबीर ही कंपनी का नया सीईओ है। जिस लड़के का मैं मजाक उड़ा रही थी, वही मेरा बॉस है। सर, कबीर जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमने आपको सिर्फ आपके कपड़ों और बैग से समझ लिया था। आज के बाद इस कंपनी में किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय नहीं होगी। यहाँ किसी की पहचान उसके काम और उसकी ईमानदारी से होगी। मेरी पहचान सामने आ चुकी है, अब असली काम शुरू होगा। इस फाइल में कंपनी के पैसों का पूरा हिसाब मौजूद है। कबीर जी, मैं सब कुछ समझा सकता हूं। तो समझाओ, ये दस्तखत किसके हैं? ये मेरे दस्तखत नहीं है। अगर ये तुम्हारे दस्तखत नहीं है, तो फिर किसी ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि समीर अकेले इतना बड़ा खेल नहीं कर सकता। मनीष, अब तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने जो देखा है वही बता रहा हूँ, मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कहानी में कोई तीसरा इंसान भी है, और वो इंसान अभी इसी कमरे में मौजूद है। कबीर, तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे पता है। मैं तुम्हारी तरफ इसलिए देख रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी चीज है जो इस कमरे में किसी और के पास नहीं है। अपनी जेब में रखी वो चीज टेबल पे रख दो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तलाशी लेने में परेशानी क्या है? तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ सच पूछा जाएगा। रवि,
पिछले 6 महीनों में तुम मनीष से अकेले में कितनी बार मिले हो? मुझे ठीक से याद नहीं है। याद नहीं है या सच बताना नहीं चाहते? मैं सच कह रहा हूं, मुझे याद नहीं। झूठ बोलना बंद करो रवि, अब सच बोलने का समय आ चुका है। और मनीष, मैंने तुमसे अभी कोई जवाब नहीं मांगा है। पापा, आपको इन सब बातों के बारे में पहले से कुछ पता था? मुझे सिर्फ शक था नैना, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे मैं किसी पर उंगली उठा सकूं। सबूत की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबूत मेरे पास पहले से मौजूद था। तुम्हारे पास सबूत है? हाँ। कहाँ है वो सबूत? उसी डायरी में जिसे कुछ देर पहले गायब करने की कोशिश की जा रही थी। इस डायरी में मुलाकात का पूरा हिसाब दर्ज है। अगर इसमें सब कुछ लिखा है तो फिर कंपनी के अंदर चल रहा ये पूरा खेल छिपने वाला नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ शक नहीं है, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो एक एक करके पूरी सच्चाई सामने ला सकते हैं। समीर, अभी भी वक्त है, सच बोलकर खुद को बचा सकते हो। लेकिन जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया, उसका नाम छिपाया तो मामला तुम्हारे लिए और गंभीर हो जाएगा। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया था तुम्हें? मनीष ने। झूठ बोल रहा है ये, अपनी गलती से बचने के लिए सारा इल्जाम मेरे सिर डाल रहा है। तुम दोनों की बात मैंने सुन ली है, लेकिन याद रखो, सच एक ही होता है और आज झूठ बोलने वाला खुद पकड़ा जाएगा। ये ईमेल रिकॉर्ड नकली हैं, इन्हें कोई भी बना सकता है। हर सबूत को झूठा कह देने से वो झूठा नहीं हो जाता मनीष। और अभी तो मैंने तुम्हें सबसे बड़ा सबूत दिखाया भी नहीं है। इस फाइल में कंपनी को हुए सबसे बड़े नुकसान की असली वजह दर्ज है। ये फाइल मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये मेरे हस्ताक्षर हैं ही नहीं। मैंने इन कागजों पे कभी हस्ताक्षर नहीं किए। मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है। इसका मतलब किसी ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके ऐसे फैसले किए जिनसे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। कबीर, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? मुझे तुम पर शक नहीं है नैना। मुझे उस इंसान की तलाश है जिसने तुम्हारे नाम को अपने खेल का हिस्सा बनाया, और अब उस इंसान का नाम भी मेरे सामने है। तो फिर बताइए, आखिर वो है कौन? उसका नाम सुनकर इस कमरे में सबसे ज्यादा दुख उसी इंसान को होगा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके अपने लोग। एक बात साफ हो चुकी है, ये साजिश कंपनी के बाहर से नहीं आई थी, ये खेल कंपनी के अंदर से शुरू हुआ था। पापा, आखिर क्या हुआ है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? मास्टरमाइंड कोई कर्मचारी नहीं था। अगर वो कर्मचारी नहीं था तो फिर कौन था? कबीर, आप पापा की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे नाम का इस्तेमाल वही कर सकता था जो तुम्हारे सबसे करीब हो और जिसे कंपनी की जानकारी पूरी तरह पता हो। पापा, क्या आप सच में मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन पापा, आपने मुझे किससे बचाया था? उस इंसान से जिस पर मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं था, वो मेरा अपना भाई था। चाचा? हाँ, ये सब मैंने ही किया था। लेकिन चाचा, आपने अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे हमेशा कंपनी से दूर रखा गया। वही बात धीरे धीरे मेरे अंदर लालच और गुस्से में बदलती चली गई। आज के बाद इस कंपनी में किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होगी। किसी की कीमत उसके बैग, उसके कपड़ों या उसके दिखावे से नहीं, उसके काम और उसकी ईमानदारी। कबीर, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से पहचान लिया था। मुझे नहीं पता था किसी इंसान को छोटा समझना इतनी बड़ी गलती हो सकती है। इंसान की असली पहचान नहीं होती नैना, उसके कर्मों में होती है। इसलिए किसी को छोटा समझने से पहले उसकी कहानी जरूर जान लेना, क्योंकि जिसे हम कमजोर समझ रहे होते हैं, हो सकता है उसके पीछे ऐसी मेहनत और ऐसी कहानी छिपी हो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कबीर, आज तुमने सिर्फ कंपनी को एक बड़े नुकसान से नहीं बचाया, तुमने हमें यह भी समझा दिया कि असली पहचान क्या होती है। सर, कंपनी तभी आगे बढ़ेगी जब यहां काम करने वाले हर इंसान को बराबर सम्मान मिलेगा।
आज से इस कंपनी में ये बात सबसे पहले याद रखी जाएगी। कबीर, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मौका किस बात का? अपनी गलती सुधारने का। गलती मान लेना ही सुधार की पहली शुरुआत होती है। मैंने तुम्हें बिना जाने बहुत कुछ कह दिया था। अब वो बात पीछे छोड़ दो। आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। मैं कोशिश करूंगी कि अब किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं देखूं। बस यही सबसे बड़ी बात है। राजेश, मैंने लालच में अपना ही परिवार खो दिया। कबीर, अब तो तुम कंपनी के सीईओ हो, ये पुराना बैग छोड़ भी सकते हो। बैग पुराना है सर, लेकिन इसके अंदर मेरी मेहनत की यादें हैं। इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। कुछ ही घंटों में उसी ऑफिस के सामने सब कुछ बदल चुका था। जिस लड़के को लोग बाहर निकालना चाहते थे वही कंपनी का नया सीईओ निकला। लेकिन कबीर ने अपनी पहचान सामने आने के बाद भी किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना समझा कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसके बैग या उसकी हैसियत से तय नहीं होनी चाहिए। कंपनी के अंदर छिपी साजिश भी अब सामने आ चुकी थी। लालच ने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ नैना को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिस कबीर को उसने उसके कपड़ों की वजह से छोटा समझा था, उसी कबीर ने उसे जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखा दिया था। अब कबीर कंपनी के उसी मुख्य दरवाजे के पास खड़ा था, वही दरवाजा जहां सुबह से रौनक की कोशिश की गई थी। कबीर ने कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर कंपनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुबह वह अपनी पहचान छिपाकर इस कंपनी में आया था और अब उसकी पहचान पूरे ऑफिस के सामने थी। कुछ दूरी पर नैना खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि पछतावा था। नैना ने धीरे से कबीर को आवाज दी। कबीर, हाँ? धन्यवाद मुझे एक जरूरी सबक सिखाने के लिए। सबक मैंने नहीं सिखाया नैना, आज की घटना ने सिखाया है। कबीर ने आखिरी बार कंपनी की तरफ देखा और फिर मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर वही सुबह की सड़क थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, लोगों की नजर। कबीर कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर उसने अपने पुराने कपड़े और जूतों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, कपड़े वही थे, लेकिन आज लोगों की नजर बदल गई। कबीर ने अपने कंधे पर रखा पुराना बैग ठीक किया और नहर के पुल की तरफ आगे बढ़ने लगा। पीछे वही बड़ी कंपनी की इमारत थी, लेकिन अब वह इमारत कबीर की पहचान, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास और सम्मान, ईमानदारी थी। कबीर की पहचान, उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसकी ईमानदारी थी। कबीर आगे बढ़ता रहा और इस पूरी कहानी ने एक बहुत बड़ी बात समझा दी। किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज मत कीजिए, क्योंकि पुराने कपड़े किसी इंसान की गरीबी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की मेहनत, उसकी काबिलियत और उसके कर्म कभी नहीं दिखा सकते। जिसे आप आज कमजोर समझ रहे हो, वही इंसान कल आपकी सोच बदलने की वजह बन जाए। इसलिए किसी की शक्ल, कपड़े या हैसियत देखकर उसकी कीमत तय मत कीजिए, क्योंकि असली पहचान कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है। दोस्तों, अगर आपको कबीर की ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी से आपको भी कुछ सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।